दोस्तों, बीजेपी एक बार फिर मौका चूक गई बंगाल में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लागू करने से। ऐसा काफी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या वजह है? और अगर मालदा के इंसिडेंट के बाद से अगर राष्ट्रपति शासन लागू कर देती तो क्या लागू करना चाहिए था या क्या उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता था, ये सब चीजें। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं मालदा में एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोग को एक मोटा-मोटी है काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है, तो ऐसा जो न्यूज़ का अगर वीडियो देख रहा है तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि बंगाल में मालदा में गया था। जो अब आपको पता होगा कि 60 लाख ऐसे हैं जो वोटर हैं, उनके अभी भी उसका एसआईआर में चल रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी ने वो बताया कि मतलब उनके पास आदमी नहीं है, जो भी है इलेक्शन कमीशन को, कि वो मैन पावर नहीं दे सकते, जिसकी वजह से ये मामला फँस गया था। तो सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने मतलब निरीक्षण में ये कम से कम 500 आदमियों को दिया कि आप उनको हेल्प करने के लिए। उसमें से क्या हुआ, कुछ लोग गए और बीडीओ के ऑफिस में मालदा में उनको पकड़ लिया गया और वहाँ पे 7 ऐसे लोग थे, 500 में से 3 महिलाएँ भी थीं, जिनको बंधक बना लिया गया। अब आप सोचिए भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के बाद और उसकी निगरानी वाले जो अधिकारी अगर जाते हैं और उनको बंधक बना लिया है, तो सबसे पहले तो भारत की संप्रभुता वो कहाँ चली गई? संविधान जो नारा लगा रहे थे वो, और दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना है या नहीं? अब इसमें कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि कई बार बीजेपी को मौका मिला है, कई घटनाएँ घटी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे आपको पता है कि एक मैं बोल नहीं सकता, महिलाओं का उत्पीड़न का मामला हो। उस समय भी बीजेपी के पास मौका था, लेकिन बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया। अब उन्होंने बोला कि चुनाव के पहले उनके पास एक होता है कि नहीं, अपने आप गोद में एक गेंद दे देना कि भाई आप कर सकते हो। उसके बावजूद भी बीजेपी ने इस पे कुछ नहीं किया। तो अब ये जब मामले हैं, तो ये मामला क्यों? अब ये क्या भारत में कुछ मिनी पाकिस्तान बन रहा है क्या? कि भारत के एक भारत में खासकर वेस्ट बंगाल के अगर सिलसिले में बात करें, तो ऐसा देखा जाएगा कि 300 आपको 300 के 340 के आसपास देखेंगे तो ब्लॉक हैं वेस्ट बंगाल में, जिसमें से 110 ऐसे ब्लॉक हैं जहां 60% से ज्यादा मुस्लिम हैं। कई ऐसे जिले हैं, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया, जिसमें बहुसंख्यक रूप में मुस्लिम हैं। परगना हो गया, इस तरह के कई जिले मिलेंगे। और इसमें अगर आंका जाता है तो 47 से लेकर 49-50 तक का सीट ऐसा है जहां पे मुस्लिम मतदाता जिसको चाहते हैं वही जीतते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी जनसंख्या पहले ऐसी थी? नहीं। तो अचानक से डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई? इतनी डेमोग्राफी चेंज होने का कारण क्या है? देखिए, कई तरीकों से डेमोग्राफी चेंज होती है। एक इन्फ्लेटेटर आ जाते हैं, बाहरी लोग आ जाते हैं और देश में बस जाते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका अपना अपने स्वार्थ के लिए, कई बार क्या होता है ना कि हम अपना स्वार्थ देखते हैं। हम नहीं देखते कि हम अपने बच्चों के भविष्य या पब्लिक को देखिएगा कि बच्चों का भविष्य कब कहाँ पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ के ये हो जाना चाहिए। लेकिन वो ये पढ़ाई में भविष्य देख रहा है, लेकिन सामाजिक परिस्थिति में भविष्य नहीं देख रहा है। कि जब ऑप्शंस ही कम होंगे, जब दूसरे देश के लोग आकर और आपके यहाँ बस के और आपकी जगह पे नौकरी पाने लगेंगे, तो आपकी परिस्थिति क्या होगी? तो वहाँ पे जब डेमोग्राफी ऐसे चेंज होता है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि जिस तरह से मुस्लिम जो जनसंख्या है, जो कि आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद और जो मालदा पूरा इलाका जो जहाँ बताया मैं कई जिलों का, उसमें जो जो जनसंख्या रेटियो है, वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है।
आप अगर जाके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और 885 से ऊपर का देखेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा ऐसा कि वहां पे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा, एक तो ये कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, वो बाहर से आए हैं, और उसके बाद जो बाहरी लोग आते हैं यहाँ पे शादी करके, और उनको जो कन्वर्जन चल रहा है उससे भी जनसंख्या बढ़ जाती है, कन्वर्जन से। अब जिस इलाके में रहते हैं वहां पे जैसे भी कन्वर्जन चलता होगा उससे भी जनसंख्या, तो 3-4 तरह से ये जनसंख्या बढ़ती है। इस समस्या को बहुत लोगों ने कूल तरीके से अपनाया, और वेस्ट जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, आज उसके परिणाम भुगत रहे हैं। उनकी संस्कृति खतरे में है। उनके यहाँ आपने देखा है कि, नाम भी भूल जाता हूँ कई बार, कि एक वहाँ पे चलता है, वहाँ की जो लड़की हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनके साथ एक, देखिए उसको क्या बोलते हैं, कि उनकी बच्चियों के साथ शादी करे, या मान ली उनके उत्पीड़न होता है। ये काफ़ी ब्रिटेन में चल रहा है, जो कि वहाँ के पार्लियामेंट में भी फिर बहस हुआ। उसका एक्यूरेट नाम मेरे को याद है, लेकिन मैं दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें अब भारत के कई परिस्थितियों, कई जगह इलाकों में होने लगे हैं, और इसमें वेस्ट बंगाल, असम, ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, काफ़ी बड़ा है, और यही यहीं से कहानी शुरू होता है। तो अब सोचिए, भारत के संविधान के विरुद्ध जाकर कोई व्यक्ति भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजे गए अधिकारियों को अगर बंधक बना ले, और खबरें यहां तक आ रही है कि शायद उनको मतलब जिंदा ही आग के हवाले करने का तैयारी थी। वो तो पारामिलिट्री फोर्स है, ये सब कहा है कि अर्धसैनिक बल वहां थे, उनको कैसे बाहर निकाले, उनके कांच के शीशे टूट गए सब। तो जो लोग भी संविधान का दुहाई दे रहे थे कि भाई संविधान खतरे में, तो वहां पे संविधान कहाँ है? जो कांग्रेस बोलती है कि मैं वहां पे 294 सीटों पे लड़ूंगा, अधीर रंजन चौधरी जो बोलते हैं, तो उनको ये मुद्दा नहीं दिखा, या कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर को ये मुद्दा नहीं दिखा, इतना बड़ा, कि आप बंधक बना लेते हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना अधिकारी को। मतलब आप सोचो कि कितनी बड़ी घटना है ये। अगर वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती, अगर अर्धसैनिक बल नहीं पहुंचता, तो क्या, अब इसमें कई लोगों का नाम भी आ रहा है, कई लोगों का नाम देखेंगे कि उसका नाम आ रहा है इसमें। एक तो इसमें जो आ रहा है, नाम आ रहा है, मास्टरमाइंड में मुफक्किर उल इस्लाम, जो कि बताया जा रहा है कि वो एमआईएम से जुड़ा हुआ है। बागडोर में अरेस्ट किया गया, बागडोगरा एयरपोर्ट पे। उसके बाद आईएसएफ कैंडिडेट है शाहिद शाहजहां कादिर, उसको भी अरेस्ट किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक चौंकाने वाला एक और व्यक्ति है, वो है शमीना यास्मीन, वो एमएलए है टीएमसी की। वो वहां पे पाई गई है जहां पे ये घटना घटा। आप सोचिए कि थोड़े से वोट बैंक के लालच में जो व्यक्ति अपने आने वाले जनरेशन के बारे में ना सोचता हो, अपने देश के बारे में ना सोचता हो, वो सोच रहा है कि मुझे कैसे भी वोट मिल जाए, मैं जीत जाऊं। इसकी संख्या मैंने, अब भारत से ज्यादा, और अब तुम ये भी नहीं बोल सकता कि यूरोपियन कंट्री का भी यही हालत है, कि आप देखिए कि इस देश में कि जो लोग भी अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में ना सोचकर, एक वोट बैंक की वजह से कि हमें चंद लाभ मिल जाए, और उस चक्कर में ऐसे लोगों को जो आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड बनवा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, कितना बड़ा वो मतलब देश के साथ देशद्रोही का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर यही चलता रहा, और इस बार अगर जिस, क्योंकि ये डराने का प्रयास, अगर वहां पे कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती जहां पे वो लोग की जान चली जाती, तो जो आपको याद करिए कि इसी तरह की घटनाएं इसके पहले भी 2021 में घटी, और उसके बाद लोग डर के मारे वोट करने नहीं निकलते हैं। कि भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सीजीआई से नियुक्त किया हुआ है, उसके मतलब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जहां पे पकड़े जा रहे हों, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो अधिकारी, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको अधिकारी बना के भेजता हो, उसको अगर वहां पे सुरक्षा नहीं है, तो हम लोग वोट दे के कैसे बचेंगे? और ममता बनर्जी ने पहले धमकाया भी है। तो
अब ये बड़ा ही कठिन मामला है यहाँ पे देखेंगे तो। और मैं एक बात बता देता हूँ, और यही वजह है कि देखिए थोड़ा-सा उम्मीद बन रहा है, कुछ तो इन लोगों को भनक लगा होगा कि अभी अमित शाह गए थे और वहाँ पे भवानीपुर से जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो नॉमिनेशन कर रहे थे। तो उस रैली में उन्होंने 2 चीज़ें बोली। एक तो पहले की तरह उन्होंने नहीं बोला कि भाई हम 200 सीट पा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम 170 सीट लाएँगे। और सबसे बड़ी बात कि 15 दिन मैं यहीं रहने वाला हूँ। मतलब गृह मंत्री अगर एक स्टेट में 15 दिन रहने को तैयार है या रहेगा, इसका मतलब वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। तो देखना होगा कि बीजेपी इसको कैसे रिटेलिएट करती है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि उनको राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पहले मैं मानता था कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लेकिन इसको ममता बनर्जी ना एक सिंपैथी वोट में, लोग बहुत बेवकूफ होते हैं। लोग अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं और आज ही के दिन में लग जाते हैं, आज ही के फायदा में उसमें लग जाते हैं। जो आपने जाना है कि पैसे कैसे बाँट कर वोट ले लिए जाते हैं, वो अलग बात है। तो किस तरह से अगर हो जाता है, इसको किस तरह से ममता बनर्जी सड़कों पे उतर के भुनाती है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी ने बहुत फूँक-फूँक के कदम रखा। अब इसी तरह फूँक-फूँक के कदम जो है उसको और भी रखना पड़ेगा। तब जाके ये चुनाव जो है, आप सोचिए कि ऐसा लग रहा था पिछले कई सालों से, आप लोगों ने भी देखा होगा, इसको फ़ॉलो किया होगा, बंगाल के आपने जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ या वहाँ की परिस्थिति के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये लगेगा कि कहीं न कहीं बंगाल एक ऐसा परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है, जो अभी तक जम्मू-कश्मीर में नहीं हुआ था। कि वहाँ कभी अधिकारी को तो कम से कम नहीं पकड़ के बंधक बनाया गया था। आम पब्लिक को मार के भगाया गया था। तो वो चीज़ बंगाल में हो रहा है। मतलब बंगाल कितना ज़्यादा एक मिनी पाकिस्तान की तरफ चला गया है, वो सोचने वाली बात है। इसी तरह आप देखेंगे कि अभी ये नेता लोग कैसे होते हैं, एक छोटा-सा आपको न्यूज़ भी बता दूँ, उत्तर प्रदेश में एक हाजी इकबाल है। उसको वो पहले एक से में था, वहाँ से अपना मायावती की पार्टी थे, बहुजन समाज पार्टी थे। उसको 30 करोड़ की संपत्ति, मतलब उसको 1000 करोड़ की संपत्ति को 30 करोड़ में सहारा दिया गया, जो कि चीनी मिल था, 3 चीनी मिल था और 30 करोड़ में ही दिया गया, जिसकी कीमत है 1000 करोड़। अब आप सोच सकते हैं कि चंद फायदों के लिए किस तरह नेता अपने ज़मीर को बेचकर, कि आपने अपने आने वाले भविष्य में, अपने बच्चों के भविष्य को बेचकर और पॉलिटिक्स करते हैं। धन्यवाद।